गुड इवनिंग। प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल में खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तानी सफ़ीर को एक ख़त भेजा जिसके मंदरजात पढ़कर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। आज तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा नेड प्राइस ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पैगाम भेजने के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है और हम पाकिस्तान के आइनी अमल का एहतराम करते हैं। इसी हवाले से आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून अब तक तस्दीया पेश करेंगे। सर, वज़ीर आज़म साहब ने कल अमरीका की तरफ से भेजा गया ख़त कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा, कौम के सामने भी रखा। आपके मुताबिक अमरीका ने इस ख़त में इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की होगी जैसा कि हमें बताया जा रहा है, या हमारे ऑफिशियल्स ने इस ख़त को मिस इंटरप्रेट कर लिया है? आपको ये मालूम होगा कि ये पाकिस्तान बनने से पहले भी कॉन्स्पिरेसियां हुई कि पाकिस्तान न बने। फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी यके बाद दीगरे जो है हम यही सुनते रहे कि ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं हमारे खिलाफ जो है हैच होती हैं और एजेंडा के तौर के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाता है, रजीम चेंजेस होती हैं। तो ये कोई एक नई और अजीब किस्म की बात नहीं है जो कि आज हो रही है कि जी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। अब आप ये अगर मैं आपको मिसाल देना शुरू करूं तो फिर तो हम चले जाएंगे अयूब एरा में, जब हमने देखा कि अयूब खान उनका ब्लू आइड बॉय था, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था और फिर क्या होता है कि अचानक वहाँ मुजीबुर रहमान गर्म हो जाते हैं, इधर से जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं और वो एक एक तहत एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम के मुताबिक जो है उनकी सारी जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स है वो कामयाब होती है और अयूब खान को रिज़ाइन करना पड़ता है, वो चले जाते हैं। और फिर आपने ये देखा होगा कि जब अ, जनरल याया आए तो उस वक़्त भी फिर यही कॉन्स्पिरेसी की ये बात हुई कि जी वो क्यों जो है उसने इतने ज़्यादा जो है वहाँ पर जो उसको इख्तियार भी नहीं था, वो कन्सेशंस दिए और फलाना हुआ। और किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान का जो 2 लख्त होना था, वो हम आज तक यही कहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। और उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जो मेन मोहरक मोहरे थे, वो इंडिया था और उसके साथ उस वक़्त का सोवियत यूनियन था और साथ अमेरिका और यूके, इज़राइल, अफ़गानिस्तान वगैरह की भी बात की जाती थी। ये तो सब कुछ दर्ज है और हमको ये मालूम है। उससे पहले आपको याद होगा कि ज़ेड भुट्टो ने भी एक कागज़ लहराया था 1966 में और कहा था कि मेरे पास ताशकंद डिक्लेरेशन की कॉपी है, जिसमें कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, जो कि हमने ज़मीन के ऊपर जो जंग जीती थी, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे हमने हरा दी। मैं वक़्त पे आपको जो है ना वो सारी तफ़सील बताऊँगा। इसी तरह फिर जब मैं जि अभी बात की कि जो उन्होंने जो राजा बाज़ार में इस तरह का कागज़ लहराया और उन्होंने व्हाइट एलिफेंट्स की बात की कि वो जो है ना वो इस वक़्त सरगर्म हैं और वो उनको हटाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। तो वो बात भी हमारे सामने हुई और उसमें कोई हकीकत भी थी, क्योंकि उससे पहले जो है जो है हेनरी किसिंजर है, उसने उनको वाक़ई जो है एक थ्रेट किया था कि आपको हम एक हॉरिबल एग्ज़ाम्पल बनाएँगे अगर आपने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया तो। और फिर हमने देखा कि सारी दुनिया ने उनको कोशिश की कि फांसी ना हो, मगर कुछ ना हुआ और उसको वो फांसी उनको हो गई। जो इमरान खान ने भी एक मूवमेंट चलाई थी 2013 में चलाई और फिर वो जारी और सायर रही और आखिर वो कामयाब हुए और उनको हुकूमत मिल गई। उसको भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा जो है वो कहा जाता है। उनको भी जो इनके डिट्रैक्टर्स हैं वो कहते हैं कि यहूदियों के एजेंट के ऊपर ये आए हुए हैं। तो अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये जो है एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये सब कुछ हुआ है और वो अब साथ-साथ कुछ शवाहिद भी ला रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी ये कौन-कौन जो है
इनके लाहौर के जो कौंसल जनरल हैं, कराची के जो कौंसल जनरल हैं, चार्ज अफेयर जो यहाँ पर थे इस्लामाबाद में, और फिर जो अभी नए एम्बेसडर हैं कि इन्होंने सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, हर पार्टी के साथ जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं, वो रिकॉर्ड वो सामने ला रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी 7 तारीख को ये हमें लेटर मिलता है और 8 तारीख को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो दाखिल कर देते हैं, और उसमें भी ये बात हुई है कि हम नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है ना आपको फ़ारिग कर देंगे, अगर आपने अपना रास्ता न बदला, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज ना किया। तो बात मेरी सिर्फ़ इतनी ये है कि अगर ये 7 तारीख को ये चीज़ आई थी, तो ये नहीं था कि जी वो वहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी जो है बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, ये थर्ड टियर की जो एक एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी है, उसने जो है वो डिमाशे खुद तो नहीं भेजा था। ये तो जो एम्बेसडर है हमारे, उस एक मीटिंग में बातचीत हुई, और उस मीटिंग में ये बात जो कुछ उसने उनको कहा एम्बेसडर साहब को, उन्होंने वो असेसमेंट अपनी जो है वो भेजी कि इस तरीके से मेरे साथ ज़ुबान में ये बातचीत हुई है। और मेरे ख़्याल से, और ये हर डिप्लोमेट का, एम्बेसडर का, मैं भी डिफेंस अटैची इजिप्ट और सूडान में रहा हूँ, मैं भी यही काम करता था, मैं अपनी असेसमेंट्स देता होता था कि जी मेरी इससे मुलाकात हुई, फलाने से मुलाकात हुई, ये क्या बातचीत हो रही है, क्या तसव्वुर लिया जा रहा है, ये सब तो यही काम है डिप्लोमेट का, ये सब डिप्लोमेट यही काम करते हैं। तो उसने भी अपना ये काम किया। अब देखना तो ये था ना कि अगर वो इतना ही खतरनाक था, उसका अल्फाज थे और उसका कंटेंट्स जो थे, तो फिर 7 मार्च और फिर जो कहाँ 27 मार्च, जिसमें कि ये पहली दफ़ा वो कागज़ लहराया गया, तो ये तो एक सोचने की बात है। ये तो जी 8 को या 9 को जो है ना स्ट्रेट अवे इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लाना चाहिए था। उसके बाद जो है ना पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी जो है ना उसमें लाना चाहिए था, फिर पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, इस चीज़ को उठाना चाहिए था, फिर जो फैसला होता उसके मुताबिक आप चलते। तो अब तो ये बहुत इसको आपने एक उस वक़्त उसको आपने कोई ट्रीट ही नहीं किया कि जी एक भी कोई खतरनाक चीज़ है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ थी। उन्होंने एक नॉर्मल चीज़ समझी कि हाँ, इस तरह के थ्रेट्स तो ये आते रहते हैं, फलाना है। लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड पे इस बदलती सूरत को देखा, तो फिर उन्होंने 2 एंड 2 जो है ना मिलाया, कड़ियाँ मिलाई कि जी ये तो बात उधर से मिलती है, और ये ज़रूर है। क्योंकि ये बात एक मानी हुई है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब भी कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, तो वो फॉरेन हैंड के बगैर वो कामयाब नहीं होती। उठती है, लेकिन फिर वो बहुत जल्द उसमें दमख़म निकल जाता है। जब तक बाहर से पैसा न लगे, फॉरेन अमाउंट्स ना आए, वो सस्टेन नहीं हो सकती। चाहे वो लॉयर मूवमेंट थी मुशर्रफ के खिलाफ, या कोई और मूवमेंट थी। वो सारी मूवमेंट जो है ना हमारी हुई अर्बन सेंटर में है। रूरल एरिया से कभी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट जो है जनरेट ही नहीं। अगर इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बाहर के ममालिक ने पाकिस्तान के ऑपोजिशन पार्टीज को, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर कोई ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो यहाँ के अकाउंट्स में की हो या बाहर उनके ऑफशोर अकाउंट्स में की हो, तो इसके ऊपर उनके ऊपर ट्रीजन का चार्ज नहीं लग जाता? देखिए ना, अभी अगर मुझे जो अभी ये लग रहा है कि अब ज़ाहिरन इमरान खान अपनी पॉलिटिकल बैटल हार चुके हैं, और वो नंबर गेम जो है वो अपोजिशन पीडीएम वगैरह जो है वो जीत चुके हैं। तो अब जो है वोट ऑफ नो ट्रस्ट जो मूव होगा 3 अप्रैल को, उसमें ज़ाहिरन लगता यही है कि वो अपनी बाजी ले जाएँगे। फिर इनको शायद कोई मशवरे हो रहे थे कि जी इनके साथ कोई बातचीत हो सकती है, ये अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विथड्रॉ कर लें। अगर आप ये अनाउंस कर दें कि हाँ जी, मैं अर्ली इलेक्शंस को मैं बुलाता हूँ, अगर वो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ले। लेकिन अब जो है अपोज़िशन जिस स्टेज पे वो पहुँच चुकी है, उसने इस ऑप्शन को भी रद्द कर दिया है कि नहीं जी, अब तो बात होगी असेंबली में और वहाँ वोटिंग होगी। और पहले तो हम कुछ फिगर बताते थे कि 172 हमारे पूरे हो गए हैं, अब तो हमारा फिगर बहुत ऊपर चला गया, 179, 180 की बात हो रही है, तो हमें उसमें कोई मसला नहीं है। आप हमारा ख़्याल था कि आप खुद ऑनरेबली रिज़ाइन कर जाएँगे, अब नहीं करेंगे तो आप वहाँ आएँ, और फिर आप तो उसके लिहाज़ से हम आगे डील करेंगे। तो अब वो सब चीज़ को देखते हुए, अब अगर ये कोई और इस तरह का सोचते हैं कि ये इमरजेंसी लगा लें, या जिस तरह की इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कागज़ जमा कराया कि जी ये जो
जितने इनके डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं 15 का उन्होंने नाम दिया कि जी उन पे आर्टिकल 63A1 जो है वो लागू होता है और उनको जो है ना उसके लिहाज से वो ट्रीट किया जाए और कम से कम ये है कि उनको वोटिंग का हक जो है ना मिले। लेकिन उसका भी अभी तक कोई वो रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नहीं आया। लेकिन अब बात तो सारी ये है ना कि क्या ये केस या क्योंकि दिन तो सिर्फ कल का ही रह गया ना संडे, तो उसके बाद तो फिर वो 3 अप्रैल आ जाएगी, उसमें तो चीज़ है। उससे पहले-पहले इन्होंने अगले 24 घंटे या जितने भी हैं, इन्होंने अगर करना है, तो फिर एक केस इन्होंने फ़ौरन सबमिट करना है कि जी हमारे पास ये शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं और हमारे लिहाज से जो है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें के दोनों तरफ जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। उन्होंने इनको दावत दी, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और इसको आगे मूव की और ये चलाया। तो ये तो एक एक्ट ऑफ ट्रीज़न जो है आर्टिकल 63 के तहत जो है, ये बात जो है वो ये बनती है। तो इस लिहाज से इस चीज़ को चलाया जाए, तो उस हो सकता है कि इस वजह से ये जो उन्होंने 3 अप्रैल को करना था, ये फिर फर्दर डिले हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि हम देखते हैं कि किस कैसे ये आगे ये चलेगी। क्योंकि इस तरह के सिलसिले में जबकि आपने जैसे बात की कि जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उन्होंने साफ अल्फ़ाज़ में इनकार कर दिया है। तो एम्बेसडर साहब खुद भी शायद वहाँ से फ़ारिग हो रहे थे और आ रहे थे, तो अब वो उनमें भी कितना जान रहेगी इस चीज़ को जो है ना वो फर्दर स्टैंड ले सकते हैं और ख़ासकर जब ये देखें जिनको मैंने दी थी वो गवर्नमेंट ही जा रही है, तो वो तो फिर उनको अपनी फ़िक्र पड़ जाएगी ना। इसी को कंटिन्यू करके मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि चाइना में एक अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 6-7 ममालिक के वहाँ पे वज़राए ख़ारजा जमा थे। हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उनके साथ जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम ख़ित्ते में कोई नई सर्द जंग जो है वो शुरू नहीं होने देंगे और ना तो छोटे ममालिक इसका आला कार बने ग्रेट पावर गेम का, और ना तो वो इसका शिकार बन जाएं। इतने भोले भी ना बने कि वो इसका शिकार बन जाएं ग्रेट पावर गेम का। तो ये आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक आलमी साजिश हो रही है उनके खिलाफ। इसके बारे में अपनी राय पेश कीजिएगा प्लीज़। देखिए जी इस वक़्त जो है ना वो जो जो बड़ी पावर्स हैं, उनके जो दरमियान एक क्लैश जो है ना एक बड़े नाज़ुक मोड़ पे पहुँच चुका है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। क्योंकि वहाँ पर तो बाकायदा एक जंग हो रही है और जिसमें इनडायरेक्टली अमेरिका और नाटो जो है वो इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। चाइना पीछे से रशिया को सपोर्ट कर रहा है। उस वजह से कैंप्स बड़े वाज़ेह हो रहे हैं, न्यू अलाइनमेंट्स जो हैं वो फ़ॉर्म हो रही हैं और इस सिलसिले में जो है जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने साफ अल्फाज में जैसे कि जो जॉर्ज बुश ने कहा था 9/11 के बाद, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इसी तरह की लैंग्वेज जो है बाइडेन ने भी इस्तेमाल की है कि जी अभी जो है जो हमारे इत्तेहादी हैं, लाइज हैं, उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और रशिया की इन्वेजन को कंडेम करना होगा। है कि जो रशिया और चाइना जो कि पहले एक हरीफ थे, आज वो हलीफ हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों जो हैं डटे हुए हैं अमेरिका के और दोनों समझते हैं कि वो अ, आज उधर वो आ रहा है तो कल ये चाइना की तरफ आएगा। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि जी हम उसकी तैयारी करें। उन्होंने इनकी तैयारी की भी हुई है जैसे कि वो पेट्रो डॉलर की लिए जो है इन्होंने अपने अल्टरनेटिव मॉनेटरी सिस्टम जो है ना उस तरफ वो गामजन है और काफ़ी प्रोग्रेस भी उन्होंने अचीव कर ली है ताकि डॉलर की पावर को हम कमज़ोर करें। और जो इन्होंने अपनी करनी थी गेम के जैसे गैस के पाइपलाइन जो रशिया जो वहाँ जा रहे थे सारे यूरोप सारा डिपेंडेंट है उसकी गैस की, तो उसने कहा जी कि अभी 1 अप्रैल से जो है मैं गैस दूँगा, आप अगर युआन में लेंगे। क्योंकि जो मैं यूरो करेंसी में जो ले रहा था वो तो सारा उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। तो अगर लेनी है तो युआन में आप डील करें और फिर मैं आपको गैस दूँगा, वरना फिर आप जाने और आपका काम जाने। और उसको पता है मजबूरी यूरोप की कि गैस के बगैर जो है वो रह नहीं सकता। अगर वो अमेरिका से लेगा तो वो तो 3 गुना
से ज़्यादा महँगी गैस जो है वहाँ से उनको लेनी पड़ेगी। अब इस तनाज़ुर में जो इमरान खान साहब वहाँ गए, तो ये सिर्फ़ ये नहीं था कि सिर्फ़ वहाँ गए और उनके साथ मुलाकात की। इससे पहले वो चाइना में गए थे, फिर वो वहाँ गए, उससे पहले उन्होंने जो है ना डू मोर से नो मोर भी किया हुआ था और एब्सोल्यूटली नॉट भी किया हुआ था। तो कई जगहों के ऊपर उन्होंने जो समिट थी डेमोक्रेसी की वो भी अटेंड नहीं की हुई थी। तो वो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी एक पॉलिसी जो है उसको वाज़ह करना शुरू कर दिया हुआ था। तो इस सिलसिले में अब जो ये मुलाकात हुई हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर की चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ और वहाँ रशियन काउंटर पार्ट भी था, ईरान का भी था, कतर का भी था, अफ़गानिस्तान का भी था, वो सारे थे वहाँ पर। तो वहाँ उसने जो है जो कन्वे की बात कि जी हम अब यहाँ पर इस खित्ते में, इस रीजन में जो है दोबारा कोल्ड वॉर नहीं जो है उसको हम एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, अनएक्सेप्टेबल है। और वो कोल्ड वॉर क्या है? क्योंकि अमेरिका क्या चाह रहा है? तो उसको कह रहा है कि मुझे यहाँ मिलिट्री अड्डा मिले पाकिस्तान में, ताकि मैं ड्रोन वॉर दोबारा शुरू करूँ। तो ड्रोन वॉर क्या है कि वो तो दोबारा वही है ना कि कोल्ड वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है, जो शुरू कर रहा है, जिस पे इमरान खान ने कहा था कि जी मैं जो है पीस के साथ आपके साथ हूँ, वॉर के साथ नहीं हूँ, आई एम आउट ऑफ इट। ये उनको बात पसंद नहीं आई। तो ये उस तनाज़ुर में जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की कि जी आप जो प्रेशर यहाँ ये डाल रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये शेयर की होगी उसके साथ भी कुरैशी साहब ने वो उसके साथ कि जी ये इस तरह का हमें ये लेटर और ये डिमार्शे जो है ये मिला है और वो ये चाहते हैं हमसे। तो ये एक किस्म की उनकी तरफ से भी एक सपोर्ट इनको मिली और उनको ज़रा कहा कि जी हम आपके साथ हैं, कि हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की फ़ॉरेन इंटरफेरेंस हो और हो सकता है कि ये इस कहने के बाद ये आज जो ये उनका तरदीद का बयान आया है, ये आया हो। जी, ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस थॉटफुल एनालिसिस। अगले हफ्ते हम फिर आपसे रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। राइट। ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कहना था कि पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से 7 मार्च को ख़त भेजा गया, जिसे 20 दिन बाद कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया। अगर ये ख़त मुतल्लिका इदारों को बर वक्त भेज दिया जाता तो शायद कुछ अहम फैसलों के ज़रिए मौजूदा बहरान को रोका जा सकता था। प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे।